एक शब्द नहीं, जीवन का ठहरा हुआ संगीत है, जहां मिट्टी की सौंधी गंध से लिपटी हवाएं सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में उतरती है। हर कच्चा रास्ता, हर मोड़, हर पगडंडी जैसे अतीत की किसी दबी स्मृति को छू जाता हो। यहाँ समय घड़ी से नहीं, बैलों की घंटियों और बच्चों की किलकारियों से चलता है। चौपाल से लेकर तालाब किनारे खड़े पीपल तक हर दृश्य में एक कहानी है, धैर्य, श्रम और सरलता की कहानी। गांव केवल एक स्थान नहीं, आत्मा का निवास है, जहां हर सुबह उम्मीद बनकर उगती है और हर शाम संतोष में ढल जाती है। चूल्हे की रोटी, गुड़ की मिठास, गांव की शाम में है सुकून की आस। नमस्कार, जोहार, मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। आज के इस अंक में हम आपको लेकर आए हैं गिरिडीह जिला के बेलाताड़ गांव की ओर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के विभिन्न गाँवों की यात्रा करना है। यह एक ऐसा सफ़र है जो हमें झारखंड के गाँव की खुशबू, मिठास और विरासत के और भी करीब ले जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से हम गाँव के समृद्ध विरासत, लोक कला, रीति रिवाज और यहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन को करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं इस यात्रा पर और इस अनोखे सफ़र का हिस्सा बनते हैं। ऐसे ही आत्मा के कोने में बसा है बेलाताड़। इस गांव के सीमा में प्रवेश करते ही जीवन की गति कुछ धीमी हो जाती है और हर चीज में एक सौम्य ताल दिखाई देती है। रास्ते के दोनों ओर पसरे घरों से उठती हलचल, आंगनों में चलती दिनचर्या, वहीं कुएं से पानी खींचती महिलाएं तो कहीं खेतों को निहारती दृष्टियां। हर दृश्य मानो किसी लोक कथा का हिस्सा हो। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की धीमी पर गूंजती वाणी और हवाओं में घुली मिट्टी की महक, इन सब के बीच बेलाताड़ एक जीवंत कविता की तरह अपने दिन को जीता है। यहाँ की हर सुबह जैसे किसी नए लोकगीत की पहली पंक्ति हो और हर शाम किसी पुरानी कहानी का संत भावपूर्ण अंत। इस गांव में एक परिवार की मेहनत की कहानी पली बढ़ी है। 3 दशकों से ये परिवार अपने 10 गायों और 15 भैंसों के साथ एक गौशाला का संचालन कर रहा है। ये केवल एक आश्रय नहीं, बल्कि परिश्रम, परंपरा और पशु प्रेम का जीवंत प्रतीक है। जहां हर सुबह यहाँ गौशाला की घंटियां जीवन का संगीत बजाती हैं और हर शाम गोबर से बने खाद की सौंधी गंध खेतों की उपजाऊ मिट्टी से गले मिलती है। 30,000 रुपए की मासिक आमदनी जैसे इस सतत श्रम की बस एक बाहरी झलक है। असल संपत्ति तो वो आत्मनिर्भरता है जो पीढ़ियों से इन हाथों की लकीरों में दर्ज है। जहां पशुपालन सिर्फ जीविका नहीं, एक जीवन शैली है, माटी से बंधी, परंपरा से सींची और भविष्य की उम्मीद से जुड़ी हुई। ये हम 30 साल से कर रहे हैं इसको। इससे हम लोग को फायदा है, पूरा घर गृहस्थी, कपड़ा लत्ता, बाढ़, बीमारी, जितना भी बच्चा बुजुर्ग पढ़ाना लिखाना सब इसी से हो जाता है। कभी महीना में 30,000, कभी 40,000, कभी 10,000। आमदनी का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी मुनाफा है। और मेन फायदा है कि इससे हम लोग को जैविक खाद, गोबर तैयार करते हैं, जिसे हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। धान का है, सब्जी का है, तो गोबर उसमें हम लोग को काम आ जाता है। बच्चा बचता है, बछड़ा उछड़ा, उससे भी हम लोग को फायदा हो जाता है। यही है कि सरकार का सुविधा थोड़ा कम मिलने के कारण हम लोग मतलब उतना ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गिरिडीह टाउन से 6 किलोमीटर यहाँ दूर है। समय पर डॉक्टर नहीं आया, समय पर मेडिसिन नहीं मिला, तो कुछ जानवर गड़बड़ा जाता है बीमारी के कारण। फिर भी चल रहे हैं, कर रहे हैं अपना। हम यहाँ यही पशुपालन का काम करते हैं, दूध निकालते हैं, बेचते हैं मार्केट ले जाके। इससे बहुत फ़ायदा है, गोबर भी इससे आता है, खाद बनता है। खाद से हम लोग खेती करते हैं, उसमें भी डालते हैं तो अच्छा होता है फसल। सभी से हम लोग तो देखते हैं इसमें अच्छे बेनिफिट आते हैं। चल रहा है, हम लोग जॉइंट परिवार हैं,
8-10 फैमिली हैं, इसी से चलाते हैं, खेती पर ही निर्भर हैं। चल रहा है अच्छी तरह से, देखते हैं, खुशहाले हैं। इस गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों और कच्चे रास्तों के बीच बकरियों के घंटियों में यहाँ की रोजी रोटी की धड़कन छुपी हुई है। बकरी पालन न सिर्फ इन ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य आधार है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सहज विरासत भी। पर अब समय बदल रहा है। कुछ किसान अपने सीमित संसाधनों के बावजूद खेती के पारंपरिक ढर्रे से आगे बढ़कर सुअर पालन की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। ये परिवर्तन न केवल इनकी आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक साहसिक प्रयास भी है। बकरी रखे हैं, 8-10 बकरी रखे हैं। इसी से मेरा चलता है। मेरा घर में बेटी है, बेटी की शादी लिए हम पैसा रखते हैं बकरी बेच के। 2 नस्ल का बकरी रखे हैं, इसी से फायदा होता है। यही सब दूध वाला भी काम कर रहा है, उसी में कुछ लगाते हैं। नहीं, सरकार तरफ से नहीं रखे हैं, अपने से खुद से रखे हैं। बकरी पालन में दिक्कत यही, चराने बुलाने में जाते हैं, घर का काम भी करते हैं। हमारे यहाँ बकरी रखा गया है। मेरे मम्मी पापा करते हैं, बकरी रखते हैं। जैसे कि इसमें इनकम होता है, बकरी को बेचते हैं, उससे बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई हो जाता है। बेचने के बाद 10,000 20,000 जैसे भी होता है बकरी, उस तरह से पैसा मिल जाता है। उससे घर का खर्च भी चल जाते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे बहुत अच्छा सुविधा है। और सुक्री शुल्क तो फायदा तो नवा मेना जी कि कम मेहनत मेना, हालांकि लागत बोले मिदा पूंजी लगा करना, और पूंजी ज़्यादा लगा लेन खाए तो बोले कि गुटी के फायदा मेना। और उनारे नुकुआ मन ले कि मिटे मोटा कमी हो नो तमा गिदर पढ़ाव रे, अच्छा स्कूल गिदर हम पढ़ा दाड़े, और अच्छा मन ले कि फायदा मेना। इन गिदर नुकु सुक्री शुल्क ते गिदर बारिया गिदर अच्छा गे नितो की पढ़ा कान दिया, और नो 12 सेरमा को नो सुक्री फार्म मेना दिया। बेलाताड़ गांव के ग्रामीणों की मुख्य आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। पशुपालन, जिसमें वे बड़े पैमाने पर सूअर, बकरी, गाय पालन कर इनसे उत्पादित उत्पाद को बेचकर अपने आय के स्रोत में वृद्धि कर रहे हैं। इस गांव की धरती भले ही प्यास से तप रही हो, लेकिन यहाँ के किसान अपने इरादों से इसे सींचते हैं। सिंचाई के साधनों की कमी इस गांव की सबसे बड़ी विडंबना है, पर इन किसानों की मेहनत की कोई सीमा अथाह है। मिश्रित खेती के जतन से ये लोग हर कतरा पानी सहेज कर इस धरती को जीवन देते हैं, जैसे कोई कुशल कारीगर सोने को तराशता हो। यहाँ की जिंदगी खेती के सहारे सांस लेती है और हर बीज में भविष्य की उम्मीद बोई जाती है। खेतों में झुकते हुए ये लोग सिर्फ अन्न नहीं, अपनी जजविशा, अपनी जड़ें और अपने सपने भी सींचते हैं। किसी बैंगन है, टमाटर है, गोभी भी सब खेती करते हैं। आलू, गेहूं, सरसों 6 एकड़ जमीन है, उसी में कर रहे हैं, जिसमें पानी का दिक्कत है। सरकारी तरफ से हम लोग को कोई फायदा नहीं मिलता कभी भी। अपना ही मर्जी से जितना सकते हैं उतना कर पाते हैं। यहाँ जैविक खाद डालते हैं हम लोग, घर का ही है, अपना ही है। उसको मिट्टी में मिला के देना पड़ता है, जमीन में गिरा के जोत के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। सीड कम लगाते हैं, 50 टका किलो बेचते हैं बाजार लगा के, और जैविक खाद से उपजाते हैं। इनका वह 5-6 हज़ार हो जाता है। उससे खाते पीते हैं, बच्चा लोग भी पढ़ाता है सब। हाँ, फायदा तो है खेती में, कैसे फायदा नहीं है? फायदा तो है, ना है तो आदमी लोग कहीं लगाएगा। इन्हीं प्रयासों को संबल देने के लिए एकल संस्था आगे आई। किसानों को प्रशिक्षण देकर इन्हें आधुनिक कृषि विधियों से जोड़ा जा रहा है। अब ये हाथ
केवल परंपरा के नहीं, नवाचार के भी अभ्यस्त हो रहे हैं, जिससे न केवल उपज बढ़ी है बल्कि जीवन भी पहले से अधिक स्थिर और समृद्ध हुआ है। अब गांव की पगडंडियों पर आम के बागों की मिठास फैल रही है। आम की बगिया ने इनकी रोजी रोटी को एक नई राह दी है, एक ऐसा रास्ता जिसमें स्वाद है, सुगंध है और आत्मसम्मान भी। अपने हाथों से तैयार किया गया हर आम जैसे जिंदगी की तपिश में एक मीठा शरबत बनकर उतरता है। ये हाथ जो मिट्टी से रंगे हैं, अब केवल मेहनत की पहचान नहीं, जैविक पद्धति के प्रतीक बन गए हैं। हम आम का बागवानी करते हैं, इसके बाद इसमें 3-4 लाख रुपए का अभी इनकम बेच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पानी नहीं रहने के कारण से और हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, सुविधा नहीं रहने के कारण से। और सुविधा सरकार तरफ से अगर मिल जाए तो हम और नफा कर सकते हैं और खेती बढ़ा सकते हैं। यहाँ हर चीज़ है, लेंगड़ा है, दशहरी है, फजली है, एमसागर है, बम्बई है, बिजू है, सभी प्रकार का आम है। इस गांव में आम की खुशबू और जैविक खेती की महक बसती है। यहाँ के मेहनती किसान बड़े पैमाने पर आम की बागवानी कर रहे हैं और जैविक खेती को भी अपना रहे हैं। प्राकृतिक तरीके से उपजाई गई फसलें न केवल स्वाद के लिए अच्छी होती है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, जिसके ज़रिए यहाँ के किसानों को आर्थिक लाभ तो हो रहा है, साथ ही साथ इनको निर्यात करने के भी अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गांव में स्थित ये धान मिल केवल एक यंत्र नहीं बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता का सजीव प्रतीक है। धान की सुनहरी बालियों से लेकर थाली में परोसे जाने तक की यात्रा अब इसी मिल से होकर गुजरती है, जहां परिश्रम, तकनीक और सामूहिक विकास की मिलन ध्वनि सुनाई देती है। इस मिल ने न केवल ग्रामीणों को प्रसंस्कृत चावल की सुविधा दी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोले हैं। ये मिल गांव की आर्थिक नींव को सुदृढ़ करता है और समुदाय के भीतर स्वावलंबन की भावना को सशक्त बनाता है। यहाँ चावल के हर दाने में गांव की समृद्धि की कहानी बसती है। पहले दो आले दो आयमा झल 10-15 किलोमीटर पहले दूर ले दितना होड़ो होड़ो ओना लगी ते पहले दो आले दो काडा गड्डी ते साइकिल ते मोटरसाइकिल उन्हें बांग थे कना ओना तायम ते आले ले दिक्कत होया कारण ते आले मेन केदा इन ठे जो नोआ व्यवस्था इन ठे निना पैसा मेना ओड़ा रे इन ठे जो इन निना बेले इन बीच रिया ना हुड़ो हुड़ो बैठो रिया पैसा इन जोगाड़ केदा ओना लकाते इन नो मिलिंग बैठो केदा और आतो रे जे मेना को सनाम लकाते नोड़े को अगुईदा सुविधा हुयनते हुड़ुंग दा को जेगे 1 बोरा 2 बोरा 5 बोरा 10 बोरा जेगे हुयुक कना साल रे खेती ओना लकाते को हुड़ुंग कते को इदीदा और इन होना लगाते 1 बार पैसा इन कमीदा जेगी अपना गिदरा को बुतुर को असूल ओना खन गे पेट पालन हुयुक कना जेगी। गांव के हृदय स्थल पर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र बाल्यकाल की नींव को सुदृढ़ करने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये केंद्र नन्हे कदमों के भविष्य को संवारने का कार्य निष्ठा और ममता के साथ कर रहा है, जहां बच्चों को पूरक पोषण, समय पर टीकाकरण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार सहजता से प्राप्त होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए ये स्थल न केवल देखभाल का केंद्र है बल्कि आश्वस्ति और मार्गदर्शन का भी स्रोत बन चुका है। इस संस्था की उपस्थिति गांव में न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा की जागरूकता ला रही है बल्कि एक सशक्त और स्वस्थ समाज की बुनियाद भी रच रही है, धीरे धीरे पर दृढ़ता से। मेरा काम है मैंने गर्भवती से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना। गर्भवती महिला लोगों को बताते हैं कैसे करना है, कैसे भोजन करना है, अपना तिरंगा भोजन करना है, दिन में एक टाइम 12 बजे को आराम करना है और आयरन की टैबलेट खाना है
और टेटनस की 2 टीके लगवाना है। मैंने 7 माह से 3 वर्ष की बच्चों को का टीकाकरण कराते हैं। यहाँ तो बच्चे मैंने 8:30 बजे आ जाते हैं। 8 बजे आने के बाद हम ये सहायिका झाड़ू मारती है। इसके बाद बच्चे से प्रार्थना करवाते हैं। इसके बाद नाश्ता देते हैं। नाश्ता के बाद दाल भात सब्जी देते हैं। आजकल तो अंडा भी देते हैं। और हम लोग 1 बजे छुट्टी दे देते हैं। गांव के कोने कोने में फैली हुई एक उम्मीद की किरण, एक साथ बैठी महिलाएं जिनके हाथों में न सिर्फ परिवार की डोर है बल्कि अपने सपनों को आकार देने की शक्ति भी। ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते मिलकर अपनी मेहनत और विश्वास से सहेजते हैं अपने गांव की खुशहाली। यहाँ महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचतों से अपने परिवार का भविष्य संवारती हैं, कृषि कार्यों को सुगम बनाती हैं और छोटे छोटे व्यवसायों की शुरुआत भी करती हैं। ये समूह न केवल इनके लिए ऋण की सुलभता लाता है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। ये किसी एक महिला की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे गांव की साझी उम्मीद और संघर्ष की कहानी है, जहां हर आंखों में बसी होती है आत्मविश्वास और समृद्धि की चिंगारी। देखिए दीदी, हम लोग यहाँ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। टोटल गांव मिला करके 11 समूह बना है। 11 समूह जब बन जाता है तो ग्राम संगठन बनता है। इसके बाद जो हम लोग का समूह का बैठक होता है, तो समूह का बैठक होता है, जैसे एक समूह में 7 रजिस्टर होता है। उसमें होता है नगद पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, साधारण, उपस्थिति, मानसिक प्रतिवेदन, इस तरह के से सब पुस्तक रहता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बुके का चयन करते हैं, बीके का चयन करते हैं। इसके बाद बचत वसूली, आज जो हम लोग बैठक करते हैं 10 रुपया करके देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं बचत वसूली। तो हम लोग इसमें जमा करते हैं। किस्त और ब्याज वसूली, उसमें है कि किस्त और ब्याज वसूली, जो दीदी पहले की लोन ली हुई है उनका मतलब किस्त कितना दे रही है और ब्याज कितना दे रही है, तो हम लोग इस रजिस्टर में लिखित करते हैं। इसके बाद हुआ नया ऋण मंजूरी। जैसे कोई भी दीदी को अगर नया ऋण का जरूरत होता है तो अपना बात को शो करती है कि हम नया ऋण के लिए तैयार हैं, तो उसी से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नया ऋण मंजूरी, और उसमें दीदी का नाम, पति का नाम और जितना ऋण लेती है और मंजूरी कितना होता है, इसके बाद वो हस्ताक्षर कर देती है। सामाजिक समस्या पर चर्चा, जैसे कोई भी चीज़ होता है सामाजिक समस्या पर चर्चा, जैसे बाल विवाह हुआ, नशा मुक्त हुआ, तो इसी प्रकार हम लोग अपना ग्रुप को बढ़िया से चलाते हैं। और जो भी हम लोग को लोन मिलता है, सीसी लोन, और जो हम लोग को मतलब अपना आजीविका को बढ़ाने के लिए, तो हम लोग उसी से अपना आजीविका को बढ़ाते हैं। जो ग्राम संगठन से जो ऋण लेते हैं वो बच्चों के पढ़ाई के लिए काम आता है और बहुत आगे बच्चा सबको पढ़ाएंगे। इस तरह मिलते रहेगा ऋण तक और समूह चलते रहे। हाँ, पहले बैंक से लेते थे तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था। अब महिला समूह से जुड़े हुए हैं, कम ब्याज में हम लोग को मतलब ऋण मिल रहा है। इस गांव में जल मीनार और नल जल योजना का अस्तित्व एक वरदान सा बन गया है। पहले पानी की तलाश में घंटों की मेहनत, कंधों पर बर्तन लादे दूर दूर तक की यात्रा करना एक सामान्य बात थी, लेकिन अब जब से जल मीनार और नल जल योजना का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जीवन की सरलता और सहजता ने एक नया रूप लिया है। अब महिलाएं और बच्चे दिन भर के कामों में समय की बचत करते हुए जल के लिए यात्रा नहीं करते। ये बदलाव सिर्फ पानी की सुलभता तक सीमित नहीं, बल्कि ये उस कड़ी मेहनत और संघर्ष की समाप्ति का प्रतीक है जो इस गांव के लोगों ने सदियों से अपनी जिंदगी में समेटा था। अब पानी सिर्फ आवश्यकता नहीं, एक अधिकार बन चुका है, और ये बदलाव गांव की हर बुनियादी धारा में छिपा हुआ है। यहाँ पानी के तो बहुत दिक्कत हो, लेकिन अब जब नल हो गया, नल जल, तो पनिया में दिक्कत नहीं होवे, उतना कम दिक्कत होवे। तो पनिया के मैंने बर्तन उर्तन धोए होवे, मैंने 1 किलोमीटर से पानी आने लागे हमनी के। तो पानी मैंने यहाँ हो गला बाद बढ़िया होतले, तो पानी यहाँ सरकार हमनी नहीं दे रहा है, बहुत दिक्कत होवे।
सब चीज़ के। अभी पानी आ रहा है तो एक सुख में रह, एक आराम से रह, एक बेलाताड़ गांव, जो अपने अद्वितीय संघर्ष और सामूहिक प्रयासों से जीवन की सच्चाई को बयां करता है। यहाँ की धरती जहाँ कठिनाइयां हैं, वहाँ उम्मीद के अंकुर भी फूलते फलते हैं। ये गांव केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, मेहनत और परंपराओं से जुड़ा एक जीवंत उदाहरण है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा, कोई भी कमी विकास की राह में रुकावट नहीं डाल सकती। गांव के लोग अपने परिश्रम से न केवल खेती, पशुपालन, बकरी पालन या सुअर पालन जैसे पारंपरिक कार्यों को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि आधुनिक कृषि पद्धतियों, जल प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में भी दृढ़ कदम बढ़ा रहे हैं। एकल संस्था द्वारा किए गए प्रयास, महिला समूहों की सक्रियता और ग्रामीण विकास के लिए उठाए गए कदम गांव को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये हर बदलाव, हर कदम, चाहे वो जल योजना हो या धान मिल की सजीवता, इस गांव की आत्मा को नई दिशा दे रहे हैं। ये अभी बेलाटाण गांव में है। जैसे कि देखिए, मेरा बेलाटाण गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत है सिंचाई का। यहाँ पानी का व्यवस्था होता तो और अच्छा होता। उसके बाद हो रहा है योजना, अबुआ आवास है, जल नल योजना, तो ये तो होबे नहीं किया। कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा है। सब पंचायत, पूरा पंचायत का बात बोल रहे हैं हम। बेलाटाण में कुछ कुछ ठीक है तो और दूसरे गांव में खराब है। और यही सब जो किसी तरह का पेंशन है वो हो रहा है, अबुआ आवास हो रहा है, मैया सम्मान योजना हुआ है, यही सब है। यहाँ बेलाटाण गांव में तो ज़्यादा जरूरी है पशु शेड, मुर्गी पालन है, ये सब सुअर पालन है, बकरी पालन, ये सब हो जाता तो और अच्छा होता हम लोग के लिए। और जितना सरकार देता है तो उतने हम करेंगे ना। मेरे पास तो है नहीं, और जो सरकार दे रहा है वो तो हम कर रहे हैं। तो सरकार और कुछ हम लोग को मुखिया फंड में देता तो बढ़ा के, तो अपने तरीके से और कुछ करते हैं तो पब्लिक को और सुविधा होता। तो इसीलिए हम तो बार बार बोलते हैं कि और थोड़ा कुछ हो जाता तो हम लोग के लिए अच्छा होता, पूरा पब्लिक को लिए भी अच्छा होता है। और जब हर एक घर, हर एक हाथ और हर एक विचार इस समृद्धि की यात्रा में योगदान करता है, तो बेलाताड़ केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। वो प्रेरणा जो बताती है कि किसी भी चुनौती का सामना केवल सामूहिक प्रयास, सच्चे विश्वास और निरंतर मेहनत से ही किया जा सकता है। यहाँ की मिट्टी और ग्रामीण दोनों में एक साझा कहानी है जो हमेशा प्रगति की ओर बढ़ती रहती है, और यही इस गांव की सशक्त पहचान है। झरनों की सरगम, हरियाली की छाँव, सपनों सा सुंदर झारखंड का गांव। आज हमने जिस बेलाताड़ गांव की यात्रा की है वो वाकई में काफ़ी सुंदर और मनमोहक है। अगर मैं बात करूं इस गांव की, तो यहाँ के अधिकतर ग्रामीणों का रुझान जैविक खेती पर है। वैसे तो इस गांव में कई सारी सरकारी और गैर सरकारी संगठन की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, लेकिन अभी भी जो यहाँ की मुख्य समस्या है वो है सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की असुविधा। अगर सरकार की थोड़ी सी नज़र इस ओर आकृष्ट हो तो यहाँ के किसानों की समस्याओं में काफ़ी राहत मिल जाएगी और उनकी आय के स्रोत में भी काफ़ी वृद्धि होगी। यहाँ के किसान काफ़ी मेहनती हैं। अगर उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो जाए तो यह गांव एक आदर्श गांव के रूप में सिद्ध हो सकता है। इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे गांव यात्रा के अगले अंक में एक नई गांव के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जोहार।